नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाय स्कोप में। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। बिहार चुनाव में महागठबंधन की गांठ कब सुलझेगी, ये अब भी एक सवाल बना हुआ है। सीटों को लेकर अभी तक महागठबंधन की ओर से कोई साझा ऐसा घोषणा नहीं हुआ है जिसमें यह स्पष्ट हो सके कि महागठबंधन के सभी दल इतने सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए राजी हैं। और इन्हीं खिटपिट के बीच अब देखिए, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत पटना पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात हुई है और सब कुछ ऑल इज वेल करने की कोशिश की जा रही है। लगातार जो ये सवाल उठ रहे हैं कि ये महागठबंधन में अगर इस तरह की त्रुटियां अभी से हैं तो चुनावों में कैसे ये जाएंगे, चुनावों में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, ये तमाम बातें हो रही हैं। इसी बीच अशोक गहलोत की ये मुलाकात कितना प्रभाव डालेगी, महागठबंधन को कितना इंटैक्ट रख पाएगी और महागठबंधन कितना सुचारू और सटीक ढंग से आगे काम कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम समझेंगे कि इस मुलाकात के मायने क्या हैं और क्या कुछ सुलझाने की कोशिश अशोक गहलोत ने की है। हमारे साथ सहयोगी विवेक जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। विवेक, अशोक गहलोत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो पटना पहुंचते हैं, तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात होती है। इस मुलाकात को पहले समझाइए विवेक कि ये मुलाकात कितनी अहम रही है, क्या बातें हुई होंगी और सीटों पर जो रार है, महागठबंधन को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं कि महागठबंधन के अंदर ही खिटपिट है, क्या अशोक गहलोत की ओर से कोशिश की गई होगी, क्या बातें तेजस्वी से हुई होगी? जी बिल्कुल नवीन, अशोक गहलोत जो है आज बिहार के दौरे पर पहुंचे हैं और तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए खास से उनकी जो दौरा है। तेजस्वी यादव से मुलाकात भी हुई, 1 घंटे तक बातचीत भी हुई, लेकिन जो मामला है, मामला सुलझा नहीं है। जो अंदर खाने की जो खबरें हैं कि मामला सुलझा नहीं है। तेजस्वी यादव अगर मामला सुलझा लेते, जिस तरीके से आज तेजस्वी यादव ने जो घोषणाएं जो जारी की है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे, जो जिनका दीदियों के लिए जो पेंशन मिलता है उस पेंशन की राशि हम लोग बढ़ाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आज अशोक गहलोत की मुलाकात हुई है उस पर कोई बात नहीं बनी। और कल जो कहा जा रहा है कि संभवतः प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। अगर देखते हैं तो नामांकन की जो दोनों चरण की जो प्रक्रिया थी वो खत्म हो गया है और अभी तक जो सीटों को लेकर जो तालमेल कोई नहीं हुआ। अंत 20 तारीख को आखिरी चरण के नामांकन थी। उस दिन तेजस्वी यादव अपने जो लिस्ट जारी करते हैं कि हमारी पार्टी 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अगर पिछले विधानसभा का अगर देखा जाए तो उस समय 144 सीटों पर जो है राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ रही थी और कांग्रेस थी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। लेकिन इस बार जो कांग्रेस के कैंडिडेट और राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट है एक आमने सामने हो गए हैं। जहां कुटुंबा से प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, जो कांग्रेस के अध्यक्ष है राजेश राम, और कुटुंबा से विधायक है, वहां उनकी मुकाबला जो है बीजेपी के तो वहां मांझी के पार्टी से हो ही रहा है, मांझी के सहयोगी से, लेकिन वहां पर आरजेडी के भी जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट को उतार दिया गया है। लेकिन खबर ये है विवेक कि वहां से आरजेडी अपना नामांकन वापस लेगी और राजेश राम की जो सीट है वो सुरक्षित रहेगी, ये खबरें तो चल रही हैं। क्या इस पर अभी और बातचीत होना बाकी है, क्योंकि वहां से आरजेडी उम्मीदवार अपना नाम वापस लेंगे, ऐसी खबरें चल रही थी विवेक? बिल्कुल, अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ कि नाम जो वापसी लेने की जो प्रक्रिया थी वो 20 तारीख तक कहीं था कि 20 तारीख के नाम के प्रक्रिया जो है वापसी ले लिया जाएगा, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ संभवतः नहीं हुआ है। लेकिन देखने वाली बात, अगर नाम वो वापसी ले लिए होंगे तो भी देखिए कि महागठबंधन के अंदर किस तरीके से जो स्थिति उत्पन्न है। महागठबंधन में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है कि कौन पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और क्या आगे किस तरीके से रणनीति बनाएगा। जहां मुकेश सहनी हमेशा हुंकार भरते नजर आ रहे थे कि हमारी पार्टी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जहां उनकी पार्टी जो है 15 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और यहाँ तक मुकेश सहनी जो डिप्टी सीएम का डिमांड कर रहे थे, अब उनका जो डिप्टी सीएम है वो भी खाली रह गया और डिप्टी सीएम के लिए डिमांड कर रहे थे कि डिप्टी सीएम बनेंगे और खुद जो चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, लेकिन अब खुद ही चुनाव जो है मुकेश सहनी लड़ रहे हैं। मुकेश सहनी के भाई जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा वह देखने वाली बात होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ होता है। अगर सीट शेयरिंग के लेकर देखा जाए तो दोनों तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया, चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन, किसी के द्वारा जो यहाँ पे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं कहा गया कि इतनी सीट पर ये पार्टी चुनाव लड़ेगी, इस पार्टी जो है इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन जो एनडीए गठबंधन के अंदर गया जो तस्वीर सामने देखने को मिला कि सब कुछ क्लियर हो गया कि कौन पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी, जदयू कितनी सीटों पर लड़ेगी, जो है
बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये सब कुछ क्लियर हो गया, लोजपा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये सब क्लियर हो गया, लेकिन महागठबंधन के अंदर जो एक भी सीट को लेकर जो है क्लियर नहीं हुआ। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उसके बाद क्या कुछ सामने निकल कर आता है। जी नवीन, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर निगाहें जरूर हमारी टिकी रहेंगी विवेक, लेकिन एक और चीज आपसे समझते हैं विवेक कि आपने बताया कि अशोक गहलोत से भी मुलाकात के बाद बात नहीं बन पाई है, तो अब देखिए चुनाव में बहुत कम समय रह गया है विवेक, पहले चरण का चुनाव जो है उसमें काफी कम वक्त बच गया है। ऐसे में अगर अब तक बात सुलझा ही नहीं पाएगा महागठबंधन, तो फिर चुनावों में तैयारियां किस तरीके से होंगी और किस तरीके से संदेश जनता के बीच जाएगा। जरूर बातें कल टिकी रहेंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर निगाहें टिकी रहेंगी कि वहां से क्या कुछ निकल के आता है, लेकिन अगर बात नहीं बन पा रही है तो आरजेडी और कांग्रेस में ही कुछ ऐसा मतभेद है विवेक जो सुलझ नहीं पा रहा है, जिस पर दोनों चीजें जो दोनों पार्टियां सहमत नहीं हो पा रही हैं, दोनों पार्टी के नेता सहमत नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल है, दोनों पार्टियों के अंदर जो है सहमति नहीं देखने को मिला, चाहे भाकपा माले भी हो, भाकपा माले के द्वारा भी तो सहमति देखने को नहीं मिल रहा। भाकपा माले जो कल तक कह रही थी कि हम हमारी पार्टी जो है 30 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन इस बार भी देखा जाए तो भाकपा माले भी उतनी सीटों पर 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन कई जगह ऐसे कैंडिडेट, 11 जगह ऐसे कैंडिडेट जहां महागठबंधन में एक दूसरे पार्टी जो है एक दूसरे के खिलाफ में है, जहां कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वहां राजद अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया, जहां सीपीआई के हैं तो वहां पे कांग्रेस जो है अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो अब जो समय है समय कम बच गया है। 6 तारीख को पहले चरण की वोटिंग की प्रक्रिया हो गया, उसके बाद दूसरे चरण की जो वोटिंग की प्रक्रिया जो है 11 तारीख को संपन्न होंगे और 14 तारीख को जो है नतीजे आ जाएंगे। लेकिन उससे अभी तक जो देखा जाए ना तो कांग्रेस के कोई बड़े नेता बिहार आकर चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, ऐसे जो बड़े नेता हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, कोई भी नेता नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव लगातार मोर्चा संभाले हुए, तेजस्वी यादव को देख रहे होंगे कि हमसे लगातार तमाम विधानसभाओं में जा रहे हैं। और ऐसे में आज जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी जो घोषणा पत्र जो जारी की है उसमें साफ तौर पर जारी कर दिया कि तेजस्वी यादव अकेले, कोई भी कांग्रेस के नेता नहीं थे। जो अगर गठबंधन में कोई भी चुनाव 5 से 6 दल मिलकर जो चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन में कोई भी बात बनती है तो सभी लोगों के राय मशवरा ले लिए जाते हैं, उसके बाद ही आगे की जो है प्रक्रिया की जाती है कि आगे क्या कुछ करना है, किस तरीके से कौन सी सीट पर किसको चुनाव लड़वाना है और गठबंधन को कैसे जो अगले जो एनडीए गठबंधन है उसको कैसे डैमेज कंट्रोल करना है, इन तमाम चीजों पर रणनीति बनती है। लेकिन यहाँ महागठबंधन के अंदर जो है कोई रणनीति नहीं बना, जहां पर अगर महागठबंधन के अंदर जो अगर स्थिति सब कुछ सामान्य रहता तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ किसी का उम्मीदवार घोषणा करने की बात नहीं आती, चाहे जहां से सिटिंग एमएलए हैं घोसी विधानसभा से, वहां पर आरजेडी अपना प्रत्याशी नहीं देता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कह सकते हैं महागठबंधन के अंदर जो ऑल इज वेल का जो बात चल रही है, ऑल इज वेल कुछ ही तरीके से नहीं है। जी चलिए, महागठबंधन में कुछ भी ऑल इज वेल नहीं है और ये गांठ सुलझने के बजाय लगातार उलझती जा रही है। अब देखना होगा कि अब जब चुनावों का समय बेहद नजदीक है तो किस तरीके से आपसी कोऑर्डिनेशन महागठबंधन के तमाम घटक दलों के बीच बनता है। कल एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, उसमें किन किन चीजों से पर्दा उठता है और महागठबंधन में जो सब कुछ ऑल इज वेल होने का नहीं होने का जो दावा हो रहा है उस पर महागठबंधन किस तरीके से जवाब देती है, अपनी मजबूती को किस तरीके से सामने रखती है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत आपका शुक्रिया विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज।
शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।